स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का मेजर हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय सामंतवाद या इंडियन फ्यूडलिज्म। आपने अगर मेजर हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है, अंडरस्टैंडिंग फ्यूडलिज्म इंडिया एंड यूरोप। यूरोप का फ्यूडलिज्म यानी कि यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके बारे में तो हमने डिस्कशन कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम इंडियन फ्यूडलिज्म यानी कि भारतीय सामंती व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी यूरोपियन फ्यूडलिज्म वाली और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए दोस्तों, यूरोप में जो फ्यूडलिज्म था वो मिडिवल एज में था, यानी कि मध्यकालीन युग के दौरान था। सामंतवादी व्यवस्था जिसमें राजा जो था वो कंट्रोलर था पूरे साम्राज्य का, पूरे किंगडम का। ठीक है, पूरे किंगडम को वो नियंत्रित करता था, कंट्रोल करता था। एंड जितनी भी लैंड थी सब पर उसका अधिकार होता था। जितनी भी लैंड थी सब पर किसका अधिकार होता था? राजा का। राजा जो था वो क्या करता था, बट उसके पास ये कमी थी, उसके पास सिपाही नहीं थे, उसके पास नोबल्स यानी कि कुलीन लोग नहीं थे, मिनिस्टर्स नहीं थे। तो उसने फिर क्या किया, उसने अपनी जो लैंड का टुकड़ा था वो देना स्टार्ट कर दिया नोबल्स को। एंड उनको कहा कि मैं तुम्हें ये लैंड का टुकड़ा देता हूँ, बदले में इन रिटर्न तुम मुझे सर्विसेज देना। ठीक है, जैसे मेरे कामकाज में मदद करना, शासन करने में मेरी हेल्प करना। तो इस बेसिस पर राजा जो था वो नोबल्स को, जिसको वैसल्स भी कहा जाता था, उनको लैंड का टुकड़ा दे देता था। नोबल्स को लॉर्ड भी कहा जाता था उस टाइम पर। ठीक है, एंड इन रिटर्न उनसे वो सर्विसेज लेता था। नोबल्स जो थे वो उस लैंड के टुकड़े को जो राजा से उन्हें मिलता था उसको दे देते थे, वो जो सिपाही होते थे उनको, सोल्जर्स को। ठीक है, जिनको नाइट्स कहा जाता था, घुड़सवार जो होते थे। उनका मेन काम सिक्योरिटी का था। ठीक है, वो उसको नोबल्स को प्रॉमिस करते थे कि वो जब भी युद्ध की स्थिति होगी या जब भी सुरक्षा की बात आएगी तो वो हमेशा आगे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो नोबल्स नाइट्स को दे देते थे वो ज़मीन का टुकड़ा, और नाइट्स उस ज़मीन के टुकड़े को किसानों को दे देते थे एंड बदले में उनसे खेती करवाते थे। खेती से जो पैसा आता था वो किसानों को, राजा को देना पड़ता था। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल जो पीसेंट्स थे, जो सर्फ थे, उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। तो इस वीडियो में हम इंडियन फ्यूडलिज्म यानी कि भारत में सामंतवादी व्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था स्टार्ट हुई थी मिडिवल पीरियड में, मध्यकालीन युग में। ठीक है, वैसे ही इंडिया में कब स्टार्ट हुई? देखिए, इंडिया में, भारत में सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। ठीक है, एंड मेनली मुग़ल राजवंश के टाइम पर आई थी। ठीक है, जो गुप्ता रूलर्स थे और जो कुषाण रूलर्स थे उनके टाइम पर भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। एंड सामंतवाद जो है, भारत में जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो मेनली ये जो ज़मींदार होते थे एंड जो जागीरदार होते थे उनके बीच में होती थी। तो चलिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में भी है। इंडियन फ्यूडलिज्म रेफर टू फ्यूडल सोसाइटी दैट मेड अप इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर था ये जो फ्यूडलिज्म था। ठीक है, मुगल डायनेस्टी जो थी 16th सेंचुरी में, उस दौरान स्टार्ट हुआ था। मेनली फ्यूडलिज्म की स्टार्टिंग इंडिया में कुषाण एम्पायर के टाइम पर मानी जाती है। ठीक है, एंड गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। ठीक है, देखिए, अगर भारत में सामंतवाद की सिचुएशन के बारे में अगर गौर फरमाए तो इसमें देखिए, मध्यकालीन यूरोपीय मूल की जो अवधारणा थी उसके अंतर्गत भारत में सामंतवाद की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, अब आपने यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके बारे में आपने जाना था। ठीक है, इसमें सैन्य सेवा के बदले में जो नोबल्स थे, जो ज़मींदार होते थे, वो क्या करते थे, अपने लैंड का टुकड़ा जो उनको राजा से प्राप्त होता था उसको जो सैनिक थे, सिपाही थे, उनको दे देते थे, है ना। एंड पीसेंट्स जो थे वो मजबूर होकर उन पर खेती करते थे एंड उससे जो भी उपज आती थी, जो भी प्रोडक्शन होता था उस खेत पर,
उसका हिस्सा वो स्टेट को, राजा को देते थे, है ना। अब भारत में जो सामंतवाद है ये भी तब स्टार्ट हुआ था जब कुषाण राजवंश ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है। भारतीय सामंतवाद शब्द का प्रयोग तालुकदार, जमींदार, जागीरदार, घाटवार, मुलरैयत, सरदार, मनकारी, देशमुख, चौधरी और सामंत के वर्णन के लिए किया जाता है। ठीक है। इनमें से अधिकांश प्रणालियाँ भारत और शेष उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता के बाद समाप्त कर दी गई। जैसा कि आपको पता ही है, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो फ्यूडलिज्म की जो व्यवस्था थी, पूरा जो सिस्टम था फ्यूडलिज्म का, सामंतवाद की व्यवस्था को भारत में ख़त्म कर दिया गया। जमींदारी सिस्टम को भी अबोलिश कर दिया गया था आज़ादी मिलने के बाद। तो ये वही लिखा हुआ है। ठीक है। डी कौशाम्बी और RS शर्मा जो थे, उन्होंने डैनियल थोर्नर के साथ मिलकर पहली बार भारतीय इतिहास के अध्ययन में किसानों को शामिल किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं कि डी कौशाम्बी और RS शर्मा ने डैनियल थोर्नर के साथ मिलकर इसके ऊपर अध्ययन किया था फर्स्ट टाइम, इंडियन फ्यूडलिज्म के ऊपर। ठीक है। ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। D Koshambi and RS Sharma together with Daniel Thorner brought peasants into the study of Indian history for the first time। ठीक है, इसमें सारा लिखा हुआ है। एंड इंडिपेंडेंस के बाद देखो एबोलिश हो गई थी ये जो जमींदारी सिस्टम था, फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, ये इंडिया में एबोलिश हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट हो या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, जो उस टाइम पर हिस्टोरियंस रहे एंड प्रेजेंट में जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार हैं, उनके बीच में यहाँ पर काफ़ी बहस है कि भारत में जो सामंती व्यवस्था है क्या वो रियल फ्यूडलिज्म है, क्या वो वास्तविक सामंतवाद के योग्य है। क्योंकि उस टाइम पर राजा, जागीरदार और जो किसान होते थे उनके बीच में आर्थिक अनुबंध का अभाव था। ठीक है। उस टाइम पर ये होता था कि जो राजा था, जितना भी कर के रूप में पैसा ज़्यादा था ज़मीन देने के बाद, जैसे इंडिया में क्या होता था, जो राजा थे वो ज़मींदारों को अपनी ज़मीन दे देते थे। ठीक है, ज़मींदार उस पर खेती करवाते थे गरीब किसानों से, एंड उस खेती के बदले में जितना भी पैसा आता था वो सारा राजा के पास जाता था। ठीक है ना, वो ज़मींदार को उसका कुछ हिस्सा राजा देते थे। बट उस टाइम पर क्या था, ज़मींदार जो थे वो संतुष्ट नहीं थे, उनको जितना भी पैसा राजा से मिलता था एज अ सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में। तो उस टाइम पर ज़मींदारों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने किसानों से जितना राजा को देना है उससे ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, किसानों को मारते थे वो, एंड काफ़ी बड़ी अमाउंट वो लेते थे किसानों से। ठीक है, थोड़ा हिस्सा राजा को देकर बाकी का खुद रख लेते थे। तो मतलब कि भ्रष्टाचार की स्थिति उस टाइम पर उत्पन्न हो गई थी। तो इसलिए कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस इसको वास्तविक सामंतवाद के रूप में नहीं मानते हैं। ठीक है, हालांकि बाकी के जो इतिहासकार हैं उनका तर्क है कि समानताएं भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें। यूरोप का जो सामंतवाद है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती सिमिलैरिटीज़ भी हैं। ठीक है, बट फिर भी इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण था। ठीक है, विकेंद्रीकरण आप समझते होंगे, जब शक्तियों को बांटा जाता है अलग अलग लोगों में तो उसको बोलते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, सामंत वे अधिकारी थे जिन्हें वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी अपने शासक के जागीरदार के रूप में। वो अपने क्षेत्र को, जो भी जगह, जो भी एरिया उनको राजा के द्वारा मिलता था, वो उस पर खेती करवाते थे। ठीक है, किससे खेती करवाते थे, किसानों से खेती करवाते थे। ठीक है, एंड वो फिर खेती करवाने के बाद किसानों से कर भी लेते थे, टैक्स लेते थे, एंड वो टैक्स वो राजा को दे देते थे। ठीक है, एंड उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे। तो ये सिस्टम उस टाइम पर था। ठीक है, एंड ये जो ज़मींदार थे ये फिर उस पैसे से अपने बड़े बड़े महल बनवाते थे, राजा की नकल करते थे।
ठीक है, जैसे राजा के महल होते थे वैसे ही ये भी अपने बड़े बड़े महल बनवाते थे। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश मीडियम में, अदर हिस्टोरियंस हाउएवर आर्ग्यू दैट द सिमिलैरिटीज आर सिग्निफिकेंट इनफ टू डिस्क्राइब इट एज फ्यूडलिज्म। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स वाज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सामंताज वर ऑफिशियल ग्रांटेड लैंड इंस्टेड ऑफ अ सैलरी। सामंत वो ऑफिशियल्स होते थे जिनको लैंड दी जाती थी सैलरी के बजाय। मतलब कि सामंत उन लोगों को कहा जा रहा था, जैसे अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, ठीक है, एंड आपको सैलरी देने के बजाय ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाए कि लो ये ज़मीन का टुकड़ा अब आपका, तो फिर क्या होता है उससे। उस टाइम पर भी ऐसी व्यवस्था थी। राजा जो थे वो अपने जो उनके ज़मींदार होते थे या जो कुलीन वर्ग के लोग थे, ठीक है, जो थोड़े रिच क्लास लोग थे, राजा के जो मंत्री थे वो उनसे सर्विसेज लेता था जो राजा होता था, एंड बदले में उनको सैलरी के बजाय ज़मीन का टुकड़ा प्रोवाइड करवा देता था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए इंडियन फ्यूडलिज्म के फीचर्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। वैसलेज, वैसलेज जो है ये एक्सप्रेस करता है रिलेशन ऑफ पर्सनल डिपेंडेंस, मतलब कि पारस्परिक आत्मनिर्भरता को, ठीक है, पर्सनल डिपेंडेंसी को, पारस्परिक निर्भरता को ये संदर्भित करता है। एंड लॉयल्टी बिटवीन लॉर्ड एंड हिज वेसल्स, जैसे यूरोपियन फेडरलिज्म, आई मीन यूरोपियन फ्यूडलिज्म में जैसा आपने पढ़ा था वैसा ही है ये वैसलेज सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होता था, जो लॉर्ड होता था, जो किंग होता था, वो अपने नोबल्स पर डिपेंड होता था सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि राजा के पास ना तो सिपाही थे ना ही राजा के पास नोबल्स थे सर्विसेज लेने के लिए, अलग अलग मिनिस्टर्स नहीं थे। तो उसने क्या किया, लैंड के टुकड़े के बदले में मिनिस्टर्स हायर किए, एंड घुड़सवार वगैरह जो थे, सिपाही वगैरह थे, वो भी उनको उसी के माध्यम से मिला। ठीक है, तो ये वैसलेज सिस्टम था। हायरार्की ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब कि राजा जो उसका बेटा ही राजा बनेगा अगला, है ना, तो ये सिस्टम होता था। ऑटोमेटिकली जो राजा का बेटा होगा वो अगला राजा अनाउंस हो जाता था। ठीक है, ऐसे ही जो राजा के जो नोबल्स थे, ठीक है, जब वो मर जाते थे तो उनके जो आगे डिसेंडेंट्स होते थे वही अगले नोबल्स बनते थे। ठीक है, तो ये बात थी। हेरिडिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, इसमें क्या है, वीक इन्फोर्समेंट ऑफ पावर लेड टू रिजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सम हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस बिकेम हेरिडिटरी। ये वही है कि जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी, ठीक है, जो बड़ी बड़ी प्रशासनिक पद थे वो हेरिडिटरी हो गए। ठीक है, मतलब कि वंशानुगत हो गए। ठीक है, तो ये भी वही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये है फ्यूडलिज्म की विशेषताएं। ठीक है, वैसलेज जिसमें स्वामी और उसके जागीरदारों के बीच में व्यक्तिगत निर्भरता थी, वफादारी के संबंध को व्यक्त करता था ये। ठीक है, विभिन्न उपाधियों ने सामंती प्रभुओं के पद में भीतर स्थितियों शक्तियों का संकेत किया। वंशानुगत प्रशासनिक पद थे। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसका मतलब यही है कि पावर डिवाइडेड थी। सामंताज वर ग्रांटेड लैंड्स, सामंत जो थे उनको लैंड दिया जाता था सैलरी के बजाय। ठीक है, एंड वो जो थे वो उनकी पूरी ओनरशिप थी लैंड के ऊपर, जो लैंड उनको राजा के द्वारा दिया जाता था। ठीक है, ओप्रेसिव टैक्स सिस्टम, वो क्या करते थे, वो किसानों से टैक्स लेते थे एंड फ्री में काम भी करवाते थे। तो जो किसान थे वो बुरी तरीके से फंसे हुए थे। एक तो उनको ज़मीन पर खेती करनी होती थी, दूसरा उनको उपज का आधा हिस्सा और जितने भी पैसे उनको मिलते थे खेती से, बाज़ार में वो जो अपना अन्न बेचते थे उससे उनको जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे उनको कर के रूप में राजा को और ज़मींदारों को देने पड़ते थे। तो ये बात थी। ऑप्रेसिव टैक्स सिस्टम था, टैक्स बहुत ज़्यादा था, इम्प्रॉपर टैक्स था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर एक्सप्लॉइट किया गया था लेबर क्लास को। ये देखिए हिंदी मीडियम में देख लीजिए, सामंतों को वेतन के बदले में भूमि दी गई थी। ठीक है, वे अपने शासकों के जागीरदार के रूप में खुद को संदर्भित करते हुए, यानी कि वो खुद को वो जागीरदार के रूप में दूसरों को बताते थे और उस लैंड पर अपना
स्वामित्व बनाए रखते थे। ठीक है, दमनकारी कर प्रणाली, लगान लिया जाता था, अगर कोई नहीं देता था तो उसको बेरहमी से पीटा जाता था। तो काफ़ी शोषण होता था उस टाइम पर जो किसान थे उनका, लेबर क्लास लोगों का। ठीक है, प्रोस्पेरिटी वॉज नॉट शेयर्ड इक्वली, मतलब कि जो प्रोस्पेरिटी थी, संपन्नता थी, वो इक्वली नहीं शेयर की जाती थी। कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग बहुत गरीब थे। ठीक है, जैसे किसान, नोबल्स, नाइट्स से काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। ठीक है, किसानी राजा, जो राजा होते थे, नोबल्स होते थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, ज़मींदार काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे। बट जो किसान थे, जो भूमिहीन मजदूर थे, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। ठीक है, ये माना जाता था कि कुछ लोग जो है वो लैंड के कल्टीवेशन के लिए हैं और बाकी जो लोग हैं वो प्रोडक्शन के फल को, फ्रूट ऑफ प्रोडक्शन को एंजॉय करने के लिए हैं। तो ये माना जाता था एंड इसलिए उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार भी किए जाते थे। ये देखिए हिंदी मीडियम में ये माना जाता था कि जो किसान है, जो गरीब किसान है, भगवान ने उनको गरीब इसलिए बनाया है क्योंकि वो उसी काम के लिए बने हैं कि वो दूसरों को अनाज उगा कर देते रहे और खुद वो कुछ भी फ़ायदा ना उठाएं। ठीक है, तो ये धारणा उस टाइम पर जो राजा था और जो ज़मींदार वगैरह थे उनके मन में थी। ये देखिए फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोशल फॉर्मेशन, मतलब कि जो कास्ट थी वो बहुत सारी कास्ट में डिवाइडेड थी, सब कास्ट में, यानी कि उस टाइम पर भी कास्ट सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता था। मेनोरियल सिस्टम, अंडर द मेनोरियल सिस्टम लैंडलॉर्ड ग्रांटेड लैंड टू पर्सन हु वुड रेंडर डिफरेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग लेबर ऑन द लैंड ऑफ द लॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर लैंड। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम था इसमें जो ज़मींदार होता था, जो लैंडलॉर्ड होता था, वो उस व्यक्ति को ज़मीन देता था जो उसको फ्री में सर्विसेज रेंडर करे, मतलब कि फ्री में उसको खेती करके दें, कल्टीवेशन करे लैंड पर। ठीक है, एंड उससे जितना भी प्रोडक्शन हो, जितनी भी उपज हो, वो सारी वो राजा को, ज़मींदार को दे दे। ऐसे व्यक्ति को ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, अब ये देखिए देयर वर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूडलिज्म इन इंडिया एंड वन इन यूरोप। कुछ डिफरेंसेस है फ्यूडलिज्म, इंडिया के फ्यूडलिज्म में, ठीक है, और यूरोपियन फ्यूडलिज्म में। देखिए क्या क्या डिफरेंस है। इंडियन फ्यूडलिज्म जो था ये कास्ट बेसिस पर डिवाइड किया गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के बीच में कास्ट सिस्टम के आधार पर ये डिवाइड किया गया था। जो शूद्र थे, ठीक है, उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो खेती करें, ठीक है, सर्विसेज रेंडर करें और गुलामों वाली ज़िंदगी जिए। जबकि यूरोपियन फ्यूडलिज्म जो था इसमें डिवीज़न किस आधार पर किया गया था, मैंने आपको बताया था, क्लर्जी, नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स, इनके बीच में। ठीक है, नोबिलिटी, क्लर्जी और जो कॉमन पीपल थे उनके बीच में डिवीज़न किया गया था। ठीक है, ये देखिए ये हिंदी मीडियम में भारतीय सामंतवाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे जातीय आधार पर विभाजित था, जबकि यूरोपीय सामंतवाद वर्ग के आधार पर कुलीनता, पादरी और सामान्य वर्ग के आधार पर विभाजित था। ठीक है, ये देखिए अनलाइक द यूरोपियन वैरायटी ऑफ फ्यूडलिज्म नॉट मैनी ऑफ द पावर स्ट्रक्चर्स डिडंट हैव टू पे टैक्सेस। Western European feudal lord granted land to their serf in order to get their own land cultivated। जो वेस्टर्न यूरोपियन फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ठीक है, वो अपना लैंड सर्फ को देते थे ताकि उनका लैंड कल्टीवेट किया जाए सर्फ के द्वारा। ठीक है, यानी कि किसानों के द्वारा कल्टीवेशन करवाने के लिए वो लैंड किसानों को देते थे। ठीक है, जबकि इंडियन जो किंग थे वो लैंड देते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। तो ये डिफरेंस है। यूरोप में जो राजा था वो लैंड इसलिए देता था ताकि उसको सर्विसेज मिले, जबकि इंडिया में वो लैंड इसलिए देते थे ताकि उनको टैक्स मिले। ठीक है, एंड डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स एंड हैज़ द डिफरेंस इन यूरोपियन एंड इंडियन फ्यूडलिज्म। इसका मतलब है बहुत सारे जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर में। ठीक है, यूरोप के सोशल स्ट्रक्चर में। एंड यूरोप में जो फ्यूडलिज्म था उसमें बहुत सारे जो वर्ग थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो प्रिविलेज क्लास थे। ठीक है, जैसे जो क्लर्जी होते थे, जो वो पुजारी होते थे, है ना,
उनको टैक्स नहीं देना होता था, जो नाइट्स होते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि इंडिया में जो टैक्स था वो अधिकांश लोगों को देना पड़ता था, ज़मींदारों से भी लिया जाता था बट थोड़ी कम मात्रा में लिया जाता था, ठीक है। बट टैक्स इंडिया में जो राजा था वो सबसे लेता था। तो ये कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए। यूरोपीय प्रकार के सामंतवाद के विपरीत कई शक्ति संरचनाओं को करों का भुगतान नहीं करना पड़ता था, ठीक है। ये देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बता दीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।